मैं ये बिल्कुल इनकार नहीं करता कि कुछ अफसरों की नीयत खराब नहीं है। हर अधिकारी हमारी इज्जत करता है, हर अधिकारी मेरी बात को फॉलो कर रहा है। यानी कि आज यदि हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो उस समय हम जेबीएम को मई या जून तक हम सिर्फ 30,000 रुपए, 33,000 रुपए के आसपास देंगे। नमस्कार। आज हमारे साथ शहर के सीनियर डिप्टी मेयर श्री दुष्यंत भट्ट जी हमारे साथ हैं। इनके हाल ही में इन्होंने ये ज्वाइन किया है ये ऑफिस, और इसके अंदर जिस तरीके से शहर के विकास के लिए इनके क्या सपने हैं, क्या चाहते हैं, पार्टी वर्कर की इनसे क्या अपेक्षाएं हैं, उसके बारे में एक खुले इंटरव्यू की तरीके से मैं इनके विचार जानने का प्रयास करूंगा। पहले तो दुष्यंत जी आपको बहुत बहुत बधाई जी, आप सीनियर डिप्टी मेयर बनने पर, और जिस प्रकार से पार्टी ने आपको मौका दिया है उसे देखते हुए मेरे ख्याल में पार्टी के वर्करों की अपेक्षाएं भी कुछ ज्यादा नहीं है आपसे। निश्चित रूप से जब कोई संगठन से जुड़ा व्यक्ति, पार्टी से जुड़ा व्यक्ति इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पर आता है और पार्टी संगठन का उसको भरपूर आशीर्वाद मिलता है, तो पार्टी संगठन के से जुड़े हुए कार्यकर्ता और वो कार्यकर्ता भी जो घर में बैठे थे, उन बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति की उम्मीद जगती है, एक आस जगती है, और वो निश्चित रूप से ये मानते हैं कि हमारा बच्चा अब कारपोरेशन के अंदर बैठा है तो वो कुछ ना कुछ कार्यकर्ताओं के लिए भी, समाज के लिए भी और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए वहां बैठा है। क्योंकि जिस परिवार से हम लोग हैं, विचार परिवार है, भारतीय जनता पार्टी का के पीछे जो संगठन खड़ा है, जिसकी शाखाएं फैली हुई हैं, उन शाखाओं से जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारे से उम्मीद रखता है और हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएं, ये ही मेरा प्रयास रहेगा। उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ कंप्रोमाइज भी करने पड़ते हैं। देखो, ऐसे है, भारतीय जनता पार्टी का यदि कोई सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता है या कोई कार्यकर्ता है तो ना तो वो उसको कंप्रोमाइज करने के लिए बाध्य करता और ना वो कंप्रोमाइज करता। वो अपनी ईमानदारी के साथ शहर के हित में काम करता है और मैं मानता हूं कि कंप्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए। नहीं दुष्यंत जी, मेरा कहने का मतलब है जिस तरीके से निगम के अंदर भ्रष्टाचार व्यापक रूप से जड़ों तक फैला हुआ है, उसे देखते हुए बड़ा ही सावधान होगा। आपका तो अनुभव इतना अच्छा है, आपकी काम पे पकड़ है, आपको नियमों का कुछ हवाला आपको पता है, जिस तरीके से आप उनको हैंडल करते हो उसमें कोई दिक्कत आ रही है या कोई उसको मतलब आप कामयाब हो जाओगे अपने गोल में? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। हर अधिकारी हमारी इज्जत करता है, हर अधिकारी मेरी बात को फॉलो कर रहा है और जो मैं उम्मीद अधिकारियों से करता हूं, हर अधिकारी हमारे काम के महत्व को समझता है और उनको इस बात का आभास भी है कि इस शहर को सुधारने के लिए किस प्रकार के कामों की आवश्यकता है और कितनी जरूरत है आज। नहीं, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक भी परेशान रहे हैं और काफी उनकी इच्छा है, महत्वाकांक्षा भी थी कि इस भ्रष्टाचार को किसी तरीके से दूर किया जाए। कोई रोड मैप कोई इस तरीके से आपने बनाया कुछ? देखिए सर, भ्रष्टाचार के 2 पहलू हैं। प्लीज चाय लीजिए। भ्रष्टाचार के 2 पहलू हैं। एक तो ये कि मैं जब लाइन के बिना अपना काम करवाना चाहता हूं, मान लीजिए नगर निगम ने एक चीज तय कर दी कि आपकी एक काम 1 हफ्ते के अंदर हम आपको ये आपकी फाइल क्लियर करके देंगे और मेरा नंबर मान लीजिए 35वां है जी। जब मैं ये चाहता हूं कि मेरा नंबर 35वां ना हो, मेरा नंबर पहला हो और मैं अपनी सुविधा के लिए मुझे लाइन में ना लगना पड़े, मुझे जाना ना पड़े किसी दफ्तर के अंदर, और मैं किसी मीडिएटर के माध्यम से काम करवाना चाहता हूं उसको 100, 200, 1000 रुपए देकर, तो और वो मीडिएटर यहां पर आकर बिना नंबर के काम करवाता है, तो मेरा अपना भी मानना है कि मैं अपनी सुविधा के लिए वो काम करवा रहा हूं। दैट इज नॉट द करप्शन। करप्शन वो है कि यदि कोई अधिकारी किसी के काम को बेवजह लटका रहा है और उससे वो पैसे की डिमांड कर रहा है, बेवजह लटकाने के पीछे उसके पैसा लेने की उसकी नीयत है, तो उसको करप्शन की श्रेणी में गिना जाता है।
और जिस प्रकार से आयुक्त नगर निगम है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर हैं और इनका अपना विजन है। और मैं तो शुरू से ही इस बात का पक्षधर रहा हूं कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर इस शहर को चाहिए, क्योंकि ऑफिसर्स के आईक्यू में बड़ा फर्क होता है। अब ये ऑफिसर आए हैं तो इन्होंने एक तय किया कि इतने समय के अंदर हमें ये चीज तय करनी है। इस व्यक्ति ने अगर फाइल पोर्टल पे डाली तो हमें 1 हफ्ते में क्लियर करके देनी है। 1 हफ्ते में कारण बताना पड़ेगा उसको कि भाई ये आपकी पास होगी और इसका ये कारण है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं लाइन में ना लगूं, मुझे आज की डेट में मेरी फाइल है तो आज ही मेरा काम होना चाहिए जी। तो जब मैं अपनी सुविधा के लिए किसी कर्मचारी के माध्यम से काम करवाता हूं तो मैं ये मानता हूं कि वो उसको टिप दे रहा है। जैसे हम होटल में खाना खाते हैं, होटल में हम खाना खाने गए और एक वेटर ने मेरी सेवा करी और उस वेटर को मैंने 100 रुपए दिए, तो क्या आप उसको भ्रष्टाचार मानेंगे? नहीं, वो तो एक कर्सी कह सकते हो आप। नेचुरल है। हाँ। तो अब चर्चा ये होती है समाज के अंदर के भ्रष्टाचार है। मैं ये बिल्कुल इंकार नहीं करता कि कुछ अफसरों की नीयत खराब नहीं है, मैं ये इंकार नहीं कर रहा, अफसरों की नीयत खराब होगी, लेकिन उस अफसरों की नीयत खराब होने के साथ साथ हमें भी अपनी नीयत ठीक करनी पड़ेगी जी, कुछ सुधार करना पड़ेगा। हमें भी अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा कि हमें उस रास्ते पर नहीं जाना। अगर हम इस शहर की डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर हम इस शहर का भला चाहते हैं, तो हमें भी इन सब चीजों से ऊपर उठकर इस शहर को सुंदर बनाने के लिए हमें प्लान करना पड़ेगा। पानीपत औद्योगिक नगरी है जी, यहाँ ज्यादातर पूर्वांचल से लोग आए हुए हैं और आप भी उधर से ही आए हुए। कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनको लेकर के कुछ उनके लिए कुछ करने की इच्छा तो होगी आपकी, कोई गोल पोस्ट? देखिए जी, आप मेरे पिताजी सन 1975 के अंदर पानीपत आए थे जी। मेरा जन्म पानीपत के अंदर हुआ। नहीं, उन लोगों का अफेक्शन तो आपके साथ है, नेचुरल है, होना होता ही है, ये होता ही है। और राजनीतिक जीव हो आपको उनको पोषण भी करना पड़ेगा। मैं एक ही बात कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने हरियाणा की धरती पर जन्म ले लिया वो हरियाणवी है, उसकी पहचान अब वहां से नहीं होनी चाहिए, उसकी पहचान हरियाणा के निवासी की होनी चाहिए। मैं एक यहाँ का रेजिडेंट हूं, मैंने यहाँ जन्म लिया और इस पानीपत ने इतना मान सम्मान मुझे दिया कि जनता ने भरपूर मुझे वोट दिए कि जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा 2013 में, तो हालांकि मुझे चुनाव से बड़ा डर लगता था, तो माननीय मनोहर लाल जी जो आज मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि नहीं दुष्यंत तुझे चुनाव लड़ना है। एक दिन मैं, मनोहर लाल जी और हमारे जो सांसद संजय भाटी जी, हम तीनों एक ही गाड़ी में थे, चंडीगढ़ से हम आ रहे थे और मनोहर लाल जी हंस के बोले कि दुष्यंत को चुनाव लड़ाना है भाई संजय तूने। तो वो मैं कहा बाबूजी मेरा इंटरेस्ट नहीं है चुनाव में, मैं संगठन का काम कर लूंगा, लोग मुझे हरा देंगे। कि नहीं आप जैसे आदमी को चुनाव लड़ना है, हर हालत में लड़ना है। तो उन जैसे संत व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त मुझे हुआ क्योंकि उन्होंने अनुभव है उनके पास, उन्होंने मेरे अंदर एक कोई चीज देखी और मुझे जबरदस्ती 2013 में पहली बार चुनाव लड़ाया। जब मैं वहां से चुनाव लड़ा तो चुनाव लड़ने के बाद का जो राजनीतिक सिनेरियो था, राजनीतिक समीकरण थे, तब मुझे पता लगा कि राजनीति इतनी गंदी चीज होती है। राजनीति के अंदर इस प्रकार के साम दाम दंड भी जो हम सुना करते थे, चाणक्य नीति के अंदर सुना या एक दो बातें और हम सुना करते थे भी राजनीति में ऐसे ऐसे होते हैं, फिल्मों में देखा करते थे। राजनीति में तो आप पहले भी सक्रिय थे, लेकिन सर उस लेवल पे नहीं था। क्या कार्यकर्ता? मैं एक कार्यकर्ता था और मुझे सभी नेता प्यार करते थे, चाहे वो उस समय चौधरी नितिन भाटिया जी थे, डॉक्टर मनोहर लाल जी के चुनाव में हम उसी प्रकार से काम करते थे, स्वामी जी के आईडी स्वामी जी थे, तो मैं उसी प्रकार से काम करता था। तो मुझे सब प्यार करते थे, मतलब गोद में भी बैठाया करते थे, मेरे काम भी करते, तो मुझे लगता था कि बड़ी अच्छी राजनीति है। लेकिन जब मैंने खुद चुनाव लड़ा तो किस प्रकार से किन किन परिस्थितियों से आदमी को निकलना पड़ता है, वो परिस्थितियां जब आज सोचने लगे आदमी तो बहुत ज्यादा मतलब वो अच्छी वो नहीं अनुभव रहा। तो मैं तो कुल मिला के अब सेकंड टर्म में जब चुनाव लड़ा, सेकंड टर्म में मेरे कोई खास इच्छा नहीं थी, संगठन का आदेश आया कि नहीं चुनाव लड़ना है, तो मैंने चुनाव लड़ा और लोगों ने इतनी वोट डाली मुझे कि आप देखिए टोटल पोलिंग का 72%, 72% लोगों ने वोट डाल दिए। क्योंकि सर मेरा पिताजी या मेरे दादाजी कोई राजनीति में तो थे नहीं, हम तो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, गरीब परिवार के लोग थे, फैक्ट्रियों के अंदर मेहनत मजदूरी करके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई पूरी करी हमने। तो मेरे पिताजी कोई संघ में भी नहीं थे, संगठन में भी नहीं थे, ना मेरे पिताजी तो 4 क्लास एम्प्लॉय रेलवे में थे।
तो हमने तो जमीन से जुड़ के ऊपर उठे। में बीजेपी का एक विजन है, एक विचार है, उसके हिसाब से आप उनसे इम्प्रेस थे? मैं इम्प्रेस था। जब मैं बचपन से ही, जब मैं 16-17 साल का था तभी मैं संघ में जुड़ गया था, और तब से लेके मैं लगातार काम कर रहा हूं। तो हमारे पास तो काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है सर, कि मेरे को जिस संगठन ने आज यहां बैठाया, जिन लोगों की उम्मीद है मुझसे, बस वो उम्मीद मैं धराशायी नहीं होने दूंगा। क्योंकि न जाने किन परिस्थितियों में जो मेरे, जिन्होंने संगठन है, जो एक्चुअल संगठन, नेता नहीं मैं कह रहा, जो संगठन है, संगठन जो सोच रहा है, जिन संगठन के नेतृत्व ने ये डिसाइड किया होगा कि दुष्यंत को वहां बैठाना है, तो उन्होंने कितनी उम्मीद और कितनी आशा है। स्पार्क देखा ना उन्होंने, आपने? हाँ, तो मैं उनकी उम्मीदों पे को धराशायी नहीं कर सकता। मेरे पास काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब जिस ढंग से पार्षदों को भी आपने अपने साथ जोड़ रखा है, उनकी अपेक्षाएं भी पूरी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों जो दुष्यंत जी जेबीएम कंपनी सुर्खियों में है, इसके बारे में क्या आपका विजन क्या है कि ये ठीक है? कोई देखो सर, मैं ना जेबीएम कंपनी को गहराई से स्टडी कर रहा हूँ, और मैं इस शहर को एक भरोसा दे रहा हूँ कि अब मई आते आते ज़्यादा से ज़्यादा जून हो सकता है, इस शहर को, इस नगर निगम को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है इसी जेबीएम के कारण जी। और जो खर्चा हमारा आज जेबीएम पे 100 रुपये का है, वो खर्चा हमारा 70% घटने वाला है। यानी कि आज यदि हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो उस समय हम जेबीएम को मई या जून तक हम सिर्फ 30,000 रुपये, 33,000 रुपये के आसपास देंगे। अगर वो प्रोजेक्ट जो विजन के साथ सरकार ने, जिस प्लानिंग के साथ इस चीज को वो किया था। कई बार क्या होता है, आधी अधूरी जानकारी जब समाज में जाती है तो समाज में गलत बातें फैलती हैं, और मेरा ये मानना है कि मैं हमेशा समाज के सामने सत्य ही बोलूं, जो सच है। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिससे सरकार भी बदनाम होता है, और जो कुर्सी बैठे हैं वो भी बदनाम होते हैं। जिस तरीके से ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो हाल है, 2 डिपार्टमेंटों की आपसी लड़ाई के कारण विकास रुका हुआ है, लोग झेल रहे हैं उसको, और यहाँ तक के पैदल लेबर को अपने कारखाने में जाने की मुश्किल होती है। तो उसके बारे में कुछ आपने प्लानिंग बनाई है जी? उसके लिए माननीय विधायक प्रमोद विज बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, और मेरे सामने की बात है, उन्होंने 3 बार लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में डिस्कस किया, और एक बार तो बाय चांस मेरे भी इस विषय पे काफ़ी गंभीरता से बात हुई। तो अभी 3 दिन पहले की जानकारी है कि वो विवाद उनका सुलझ गया है, और 31 अगस्त, जो 31 अगस्त है, वो एक डेडलाइन तय की है HSDC ने, कि अभी 31 अगस्त तक ये सारा ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया बनना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो उसकी पेमेंट का विवाद था वो भी समाप्त हो गया है। जैसे ग्रामीण का बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा एरिया पानीपत के अंदर जुड़ा हुआ है, उसके विकास के लिए कोई खास कार्य योजना? देखो, जब पानीपत नगर निगम बना 2013 में, 2010 में बना था, और 2013 में पहला इलेक्शन हुआ था, तो तब ये कॉलोनियां अनअप्रूव्ड थी, और इन कॉलोनियों में डेवलपमेंट नहीं हुआ करती थी। हम सब पार्षद बड़ा संघर्ष करते थे, लड़ाई लड़ते थे कि जी डेवलपमेंट कराओ, लेकिन अधिकारी ये सोचते थे कि हम यहाँ डेवलपमेंट नहीं करा सकते। उसके बाद माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब हरियाणा के अंदर भाजपा की पहली बार सरकार बनी, तो ये सारी कॉलोनियां वैध हुई, और इन सारी वैध कॉलोनियों के अंदर आज डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं। आज वहां पे अमृत योजना के तहत सीवर दब रहे हैं, और आने वाले 6 से 1 साल के अंदर अंदर आप वहां पे देखेंगे कि वहां पे सारा कुछ टोटल सीवर की व्यवस्था भी होगी, पानी की व्यवस्था भी होगी, और सड़कें भी बनी हुई पाएंगी आपको। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के बड़ी हाई है शहर के अंदर, कोई इसके मतलब उसको सिस्टम से लाने का कोई उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पानीपत नगर निगम पहले एक नगर परिषद होती थी, और नगर परिषद से फिर ये नगर निगम बना। जो कॉलोनियां लगभग 100 के करीब कॉलोनियां वो नगर निगम के अंदर आई। जिस समय इसको नगर निगम डिक्लेयर किया गया 2010 में, उस समय मानसिक रूप से अधिकारी परिपक्व नहीं थे कि हम इसको एज ए नगर निगम देख पाए। वो इसको एज ए नगर परिषद ही देख रहे थे। भले ही ग्रांट लेने के लिए नगर निगम बन गया हो, लेकिन वो नगर परिषद वाला ही ढर्रा चल रहा था।
जी। और उसी ढर्रे चलने के कारण किसी ने इस विषय पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि प्रॉपर्टी आईडी भी बननी होती है, इनके इंतकाल भी चढ़ने होते हैं, इनके हाउस नंबर भी बनने होते हैं, इनका वो भी होता है। वो तो इन कॉलोनियों को अनअप्रूव्ड ही कॉलोनियां मानते रहे। तो वो सिर्फ इस शहर जो प्रॉपर पुराना नगर परिषद का एरिया था उसी को नगर निगम मान बैठे। तो अब चूंकि अब इतना सारा जो इतनी सारी कॉलोनियां बसी हुई हैं, 100 के करीब कॉलोनियां हैं, और उनके अंदर पॉपुलेशन इतनी है कि 1,60,000 से भी 170 के आसपास वोटर है वहां। आप ये देखिए सर, 1,60,000 और 70,000 के बीच में मतदाता इन कॉलोनियों में रह रहा है, इन 100 कॉलोनियों में। तो इन लोगों के घर भी हैं, इनके मकान हैं, तो कितना वर्किंग चली होगी। एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में भी गलतियां पाई गई, क्योंकि उन कॉलोनियों के अंदर बहुत से मकान ऐसे हैं जो रजिस्ट्री के नहीं है। फुल पेमेंट एग्रीमेंट पे एक व्यक्ति आके बैठ गया। अब उस बेचारे का 20 गज का मकान है, किसी का 50 गज का है, किसी का 100 गज का है। तो उन परिस्थितियों के अंदर जो समय लग रहा है उसको ठीक करने में, अब एक 3,000 गज का मकान है, आज 3,000 गज का खाली प्लाट पड़ा है, लेकिन 2 साल में वहां पे 20 घर बन गए। जब सर्वे हुआ तब उसको खाली प्लाट था वो 3,000 गज का, लेकिन अब वहां पे चूंकि 100 मकान बन चुके हैं। तो ये जो टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं अनअप्रूव्ड कॉलोनीज के अंदर, वो दिक्कतें स्वाभाविक हैं और उनको धीरे धीरे करके ठीक भी किया जा रहा है। दुष्यंत जी, जो जिस ढंग से सील कर रहे हैं, पेमेंट ना होने पे बिल गलत बन रहे हैं लोगों के। अगर मेरा बिल 100 रुपए है और मुझे 1,000 रुपए का दिया जा रहा है, उसको ठीक कराने के अंदर जो प्रोसेस में टाइम लग रहा है, लोग उससे परेशान हैं। और सील लगाने पे जितनी तत्परता दिखाई जा रही है वो मेरे ख्याल में जायज तो है नहीं। कोई आपने ध्यान दिया हो? हाँ, ये जो विषय है ये बहुत गंभीर विषय है, और इसके लिए कमिश्नर साहब से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं मिला हूँ उनसे, और रेगुलर मैं उनके टच में भी हूँ, रेगुलर मैं बात भी करता हूँ। जो आवश्यक सुझाव देने होते हैं मैं उनको उनसे बात भी करता हूँ, उनसे डिस्कस भी करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो प्रॉपर्टी टैक्स गलत आई उनका अब जो टाइम लिमिट तय कर दिया वो 7 डेज का किया है कि 7 दिन में आप CFC सेंटर है जो हमारा त्याग देवीलाल कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए कमिश्नर के नाम, वहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा और वो फाइल यहाँ पर आएगी और 1 हफ्ते में उसको ठीक करके हम देंगे। उसके अलावा भी बुधवार और शुक्रवार के दिन स्पेशल कैंप भी प्रशासन लगाने जा रहा है। तो कुल मिला के व्यवस्था जो ढल रहा है, पहले किसी ने इस सब्जेक्ट पे सोचा नहीं। अगर पहले धीरे धीरे काम किया होता तो आज ये इतनी बड़ी विशालकाय समस्याएं ना होती, क्योंकि हमारे से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है लोगों को। तो हम तो 24 घंटे समाज को देने के लिए बैठे हैं, और इस समस्या का भी हल मतलब एज सून एज पॉसिबल जो चल रहा है जिस तरह से प्रोसेस, बहुत जल्दी आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस पद पे आने के बाद आपका कोई 3 काम ऐसे जो आप करना चाहते हैं ये टेन्योर पूरा होने से पहले? मैं सर, जो मेरा अपना विजन है, इस शहर को मैं ट्रैफिक जाम से मुक्ति देना चाहता हूं कि इस शहर में ट्रैफिक जाम ना लगे। मैं इस शहर की ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए एक योजना बना रहा हूं कि इस शहर की सुंदरता नजर आए, कि बाहर से भी जब कोई आदमी एंटर करे इस शहर के अंदर, ट्रेन से कोई आ रहा है तो जब वो शहर से गुजरे तो उसको लगे कि मैं पानीपत से निकल रहा हूं, वो लुधियाना है, कहीं कहीं का भी रहने वाला है, तो जब वो निकले के अगर कमाल हो गया, पानीपत में निकाला तो खुशबू ही खुशबू। और उस प्रोजेक्ट पे हम काम भी कर रहे हैं, रेलवे के साथ एग्रीमेंट है हमारा MOU, हम उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट तो मेरे ही हैं। तीसरा प्रोजेक्ट ये है जिसमें माननीय सांसद जी, विधायक जी और उन सब की एक साझी हमारी एक योजना रहेगी इसमें, कि हम इस शहर को आने वाले समय के अंदर पानी के पीने की दिक्कत से मुक्त करा सकें। क्योंकि आज हम जितने मर्जी भाषण दे लें, जितना मर्जी ड्रामा कर लें, अगर हमने इस सब्जेक्ट पे डिस्कस नहीं किया, इस सब्जेक्ट को चिंतन नहीं किया, तो आने वाला जो हमारा समय है 5 साल, जो अधिकारियों ने मुझे बताया कि आने वाले 5 साल में इस शहर को पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। अगर हमने आज इस विषय पर गंभीरता पूर्वक, वो कैनाल का जो रेनीवेल प्रोजेक्ट था, वो रेनीवेल प्रोजेक्ट है, एक हमारा नहर वाला है, कि कुछ जो शहर है, कमिश्नर साहब से मेरी डिस्कस हुई थी इस बारे में, कि जो GT रोड है, GT रोड से उधर का जो हिस्सा है उसको हम नहर से पानी दें, और जो GT रोड से इधर का हिस्सा है पानीपत शहर, इसको हम
सनोली से रेन्यूअल प्रोजेक्ट के थ्रू पानी लेके आए। ये एक प्लान है। इस प्लान को सिरे चढ़ाने के लिए राजनीति, पॉलिटिकल विजन और इस शहर के लोगों की और हम सब की, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई भी पार्षद है, आने वाले आप देखिए 3 से नहीं तो ये पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। आने वाली जो पीढ़ियां है ना, वो हमें कभी क्षमा नहीं करेगी कि तुम्हें मौका मिला था ना, उस टाइम तुम हाउस में थे ना, तुमने काम नहीं किया। तो हमें इन सब चीजों को ठीक करना पड़ेगा आने वाले 5 भविष्य की दूरदर्शिता को देखते हुए। और ये जो हल्दी पार्क की मैराथन चल रही है, ये शहर के लिए कलंक है। मेरे ख्याल पार्षदों को भी इसके बारे में कुछ लेना चाहिए एक्शन। एक्चुअली क्या है कि सर, नगर निगम के अंदर जो ढर्रा है, कोई अगर ईमानदार ऑफिसर आता है, मान लीजिए जो डेड ऑनेस्ट ऑफिसर होगा, तो वो मोस्टली गलत काम के लिए बात सुनेगा नहीं। मान लीजिए कोई भी आदमी अगर ईमानदार अफसर है तो गलत काम नहीं करेगा वो, चाहे उसको ज्यादा से ज्यादा ये रहेगा कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा ज्यादा ज्यादा। लेकिन जब राजनीतिक, पॉलिटिकली हम उसको गलत काम करने के लिए बाध्य करते रहेंगे, तो ईमानदार अफसर शहर में टिकेगा नहीं। और जब ईमानदार अफसर शहर में नहीं टिकेगा तो जो हाली पार्क का हाल है वही हाल होगा। मैं बहुत बेबाकी के साथ कह रहा हूं। आज हमें आवश्यकता है कि अपने छोटे छोटे पर्सनल इंटरेस्ट खत्म करके, छोटे छोटे इंटरेस्ट खत्म कर दें। कोई अफसर ने मेरा फोन नहीं उठाया, उस अफसर ने मेरे कहने से फाइल नहीं करी। अरे फाइल नहीं करी, शहर का तो काम हो रहा है ना, शहर तो सुंदर बन रहा है ना। मेरी ईगो क्या है भाई? मैंने भी जो जायज काम के लिए अगर मैं जाऊंगा उसके पास, और जायज काम के लिए तो वो अगर ईमानदार अफसर है तो करेगा 100% करेगा। और नाजायज में क्यों करवाना चाहता हूं? हमें भी तो ये चीजें छोड़नी पड़ेगी ना। एक मैं उदाहरण देता हूं सर आपको। मेरे वार्ड के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक नाला था जिस पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था, और उस पर जमीन बो रहे थे। किसी को नहीं पता था कि जमीन यहां इरिगेशन की भी है। तो मैंने वो रिकॉर्ड निकलवाया, उसमें पता चला कि इरिगेशन की जगह है। मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात करी। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और यहाँ पर समरीपाल सरोवर डीसी थे और अश्वनी मलिक एसडीएम थे यहाँ। मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी ये जमीन इरिगेशन की है और इस जमीन को आप खाली कराओ उनसे। तो वो बड़ा थोड़ा सा वो हुए, उन्होंने इरिगेशन वालों को बुलाया। आप यकीन मानिए सर कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ये कह गए हमारी जगह ही नहीं है ये। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा यार ये बोल रहा है रिकॉर्ड, किसकी जगह है ये? जी हम, क्योंकि जिम्मेवारी कोई नहीं लेना चाहता। फिर लोग मेरे पास आ गए कि जी आपको क्या जरूरत है जी, आपको क्यों पंगा ले रहे हो जी, हमारे पास जमीन है, रहने दो जी। मैं उस चीज के लिए प्रति मेरे मन में उठा के नहीं, मुझे इनकी नहीं सुननी, इन 20 लोगों की नहीं सुननी जिन्होंने कब्जा कर रखा है। मुझे पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है, चाहे मुझे वोट मिले या ना मिले, मैं पब्लिक इंटरेस्ट में काम करूंगा। और आप यकीन मानिए सर, आज आप वहां पर जाकर देखिए, उस जगह पर एक बहुत सुंदर सी सड़क निकली हुई है और उसके बराबर नाला निकला हुआ है और रेलवे का अंडरपास चालू है। लोग वहां से खूब निकलते हैं। मतलब सब्जेक्ट ये नहीं कि मुझे उन 20 लोगों ने मेरा विरोध किया। सब्जेक्ट ये था कि मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में कम से कम 20,000 लोगों को वो सुविधा दिला दी। तो जहां आपको 100-200,000 लोगों को विरोध भी झेलना पड़ रहा है, लेकिन 1 लाख लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो लोग आपको याद करेंगे। चलो, टुडे परिवार की तरफ से आपको इस बात के लिए शक्ति मिले और ताकत मिले और ज्यादा शक्ति से काम कर सको शहर के विकास के लिए। हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू आपने टाइम दिया इसके लिए धन्यवाद।